नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला ईरान की आवाम ने कर दिया है। सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी लीडर और सुप्रीम लीडर खामनेई के पसंदीदा कहे जाने वाले जलीली को मात देकर ईरान की आवाम का भरोसा हासिल कर लिया है। एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका इजराइल हमास की जंग का गवाह बन रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के बादल जहां मंडरा रहे हैं, तब उस इलाके के सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क यानी ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरी दुनिया की निगाहों में था। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पेजेश्कियान में आखिर ऐसी क्या बात है, वो कौन है, उनके राष्ट्रपति बनने से क्या बदलाव आ सकते हैं और ईरान में राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत होती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नतीजों से रूबरू कराते हैं जिनसे ईरान में बदलाव के संकेत दिखाई दिए हैं। हाल ही में ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हवाई दुर्घटना में असमय मौत हुई थी, जिसके बाद नए राष्ट्रपति के लिए पहले राउंड का चुनाव हुआ, जब 4 प्रत्याशी आखिरकार मैदान में थे और किसी को भी जरूरी 50% वोट्स नहीं मिल सके थे। टॉप 2 पोजीशन पर पेजेश्कियान और जलीली थे, जिनके बीच रन ऑफ यानी फाइनल मुकाबले के लिए 5 जुलाई को मतदान हुआ था। इस मतदान में पेजेश्कियान ने 53.6% वोट हासिल करे और सईद जलीली को 44.3% वोट हासिल हुए। माना जा रहा है कि सुधारवादी नेता पेजेश्कियान को मिला ये बहुमत ईरान की उस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ मतदान है जिसकी नुमाइंदगी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई करते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो चुनाव जीते हैं पेजेश्कियान, उनके पर्सनैलिटी के बारे में उनसे थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। वो एक कार्डियक सर्जन भी रहे हैं। 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्हें कभी भी उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और अपने जो बचे हुए 2 बेटे और 1 बेटी थे उन्हें अकेले ही पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। उनकी इमेज एक उदारवादी नेता की रही है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति यानी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का करीबी माना जाता है। वो खुले तौर पर कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर कितने बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। पेजेश्कियान का मानना है कि किसी के भी पास मोरल पुलिसिंग का अधिकार नहीं है। वो खुद को रूहानी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी जैसे जो मॉडरेट सुधारवादी लोग हैं उनके साथ जोड़ते हैं। उनके 2009 वाले ग्रीन मूवमेंट के विरोध का नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ वो खुद को जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं ने जो जोरदार विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ईरान की मोरालिटी पुलिस ने सख्ती के साथ उनको दबाया था। तब पेजेश्कियान इसके खिलाफ थे। उन्होंने मोरालिटी पुलिस की कार्रवाई को अनैतिक बताते हुए कहा था कि अगर किसी खास तरीके से या कोई खास कपड़ा पहनना अपराध है तो महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसे बर्ताव का करना 100 गुना ज़्यादा बड़ा अपराध है। धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को उसके कपड़ों के लिए सज़ा दी जाए। जाहिर है उनके विचार ईरान के कट्टरपंथी सिस्टम से मेल नहीं खाते, लिहाजा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो सुप्रीम लीडर के साथ कैसे अपना तालमेल बिठाते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिरकार नए राष्ट्रपति के पास ईरान में कितनी पावर होगी। दरअसल ईरान का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि वहाँ सुप्रीम लीडर की पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा मजबूत है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अभी तक बस 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्लाह और रहबर जैसे जो टाइटल्स हैं, जो रुतबे हैं वो दिए जाते हैं, जो उपाधि दी जाती हैं। ईरान की सरकार के और इंस्टीट्यूशंस में जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो है उसके मुताबिक सुप्रीम लीडर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है, फिर जुडिशरी, फिर पार्लियामेंट, फिर गार्डियन काउंसिल और फिर आर्म्ड फोर्सेस का नंबर आता है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ही ईरान के सबसे बड़े टॉप लेवल के निर्वाचित अधिकारी हैं, यानी जिनका पद जिनको चुनाव के जरिए मिलता है और उन्हें ही दूसरा ताकतवर शख्स यानी राष्ट्रपति को ईरान में माना जाता है। ईरान में राष्ट्रपति डे टू डे का जो कामकाज होता है गवर्नमेंट का, उसकी जिम्मेदारी को निभाते हैं। साथ ही जो घरेलू नीति और विदेश मामलों की जो नीति है उसमें भी उनका दखल रहता है। लेकिन सिक्योरिटी के मामलों में राष्ट्रपति की ताकत काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। राष्ट्रपति का जो आंतरिक मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय होता है उसमें राष्ट्रीय पुलिस बल उसमें होता है, लेकिन उसका जो नेशनल पुलिस है उसके कमांडर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि सुप्रीम लीडर करते हैं। सुप्रीम लीडर अगर कोई विरोध प्रदर्शन या कोई आंतरिक अगर कलह है
तो उसका अगर सुप्रीम लीडर आदेश दें कि इसको बलपूर्वक ख़त्म किया जाए तो फिर राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर की बात माननी ही होगी। ये ईरान का सिस्टम है। यानी अगर ईरान में फिर से कोई सुधारवादी आंदोलन होता है, जैसा हिजाब का आंदोलन हमने देखा था, हिजाब विरोधी आंदोलन था, तो ईरान का सिस्टम उसके साथ सख्ती से निपटता है। तो नए राष्ट्रपति के हाथ बंधे ही रहेंगे और होगा वही जो सुप्रीम लीडर चाहेंगे। वहीं ईरान की विदेश नीति में भी बहुत बड़ा रोल IRGC का है। ये एक अर्धसैनिक बल है, ये वो फोर्स है जो ईरान की आर्मी से अलग है और मिडिल ईस्ट के इलाके में हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों जैसे जो मिलिशिया हैं उनके साथ तालमेल का काम देखती है। ये तालमेल का मतलब है एक तरीके से उनको हथियार मुहैया कराना, ट्रेनिंग मुहैया कराना और गाइडेंस देना। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस इलाके में इजराइल अमेरिका के गठबंधन से टक्कर ले रहे ईरान समर्थित मिलिशिया के रुख में या उन्हें लेकर ईरान की रणनीति में नए राष्ट्रपति के आने से कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि रूस और चीन जैसे अमेरिका के विरोधी देशों के साथ ईरान की जो गहरी दोस्ती हुई है और उसकी जो विदेश नीति है जिसके तहत ये गहरी दोस्ती की गई है, उसमें नए राष्ट्रपति का दखल देखने को मिल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भले ही कोई भी बने, असली पावर सुप्रीम लीडर के पास ही रहेगी। यही ईरान का सिस्टम है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।